आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं जिस गांव में शिक्षक हूँ वहाँ पाठशाला परिसर से लगा हुआ ही शिक्षकों के लिए क्वार्टर बना हुआ है। इस परिसर के सामने की ओर खेल का बड़ा सा मैदान है जहाँ स्कूल लगने के दौरान बच्चे खेला करते हैं। बाकी तीन और खेत और झाड़ियाँ हैं। दूरस्थल अंचल स्थित पहुंचविहीन इस गांव में ताश की पत्तियां ही मनोरंजन का एकमात्र साधन होती हैं। मेरी शादी नहीं हुई थी, अतः रात्रि के भोजन के बाद अन्य शिक्षकों के साथ ही मेरे क्वार्टर में ताश खेलने जुट जाया करते थे हम लोग। सितंबर अक्टूबर का महीना होगा। एक तो आसमान में हल्के हल्के बादल थे और अमावस की रात थी, जिस वजह बाहर अंधेरा कुछ ज्यादा ही घना था। झाड़ियों की ओर खुलने वाली खिड़की के पास ही मेरा बिस्तर लगा हुआ था, जिसमें बैठकर हम चार दोस्त लालटेन की धुंधली रोशनी में ताश खेल रहे थे। ताश की पत्तियों को बांटते हुए मैंने बीड़ी की गड्डी में से 4 बीड़ियां निकालकर दिया सलाई से सुलगाकर और साथियों की ओर बढ़ा दी। हम सब बीड़ियों के कश लेने लगे। तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, अबे तुम ही लोग पियोगे, मुझे भी दो। तो इस पर मैंने कहा, अबे अभी तो तुझे दिया, मजाक क्यों कर रहा है। लेकिन सच यही था कि उसे बीड़ी नहीं मिली थी। हमें आश्चर्य हुआ कि आखिर वो चौथी बीड़ी गई कहाँ, किसने ली। हमारी दिनचर्या और आदतें रूढ़ होकर मशीनी हो जाती हैं। अगले दिन फिर हम वही महफिल सजाकर बैठ गए। मैंने फिर बीड़ी सुलगाई, लेकिन उस दिन मैं चौकन्ना था। बीड़ी बांटते वक्त मैं बराबर निगरानी कर रहा था और कल वाली चालाकी को पकड़ना चाहता था। बाकी तीनों साथी इस बात से बेखबर अपने अपने पत्तों में व्यस्त थे। तभी एक हाथ पहाड़ी तरफ वाली खुली हुई खिड़की से अंदर आया। जाहिर था कि उसे भी बीड़ी चाहिए थी। आश्चर्य के साथ मैंने खिड़की से बाहर खड़े उस आदमी की ओर ध्यान से देखा। बाहर अंधेरा घना था और कमरे के अंदर जल रही लालटेन की पीली मध्यम रोशनी में उस आदमी को पहचानना संभव नहीं था। लेकिन सहसा उसके चेहरे पर जलती हुई दोनों आंखों को देखकर मैं एक बार कांप उठा। मैंने उसके हाथ पर सुलगी हुई एक बीड़ी रख दी। बीड़ी लेकर वो हाथ और जलती हुई दोनों आंखें गायब हो गईं। स्कूल के आसपास रात में किसी जिन्न की उपस्थिति की चर्चा गांव में अक्सर होती रहती है और इसी डर के चलते अंधेरा घिरने पर लोग इधर आने से डरते हैं और अक्सर हम लोगों को भी इस संबंध में हिदायतें देते रहते हैं। खिड़की के अंदर बीड़ी के लिए आया किसी का हाथ और बाहर उसके चेहरे पर जलती हुई दोनों आंखों को देखकर मेरे दिमाग में उसी जिन्न का भय घिर गया। दोस्तों के अंदर भी ये भय ना आ जाए, इसलिए उस दिन इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। तथाकथित जिन्न के भय से उस रात मैं ठीक से सो भी नहीं पाया। रात में ऐसी वैसी और कोई घटना नहीं घटी। सुबह दोस्तों से मिलने पर मैंने सबसे पहले इसी बात का जिक्र किया और एक दिन पहले बीड़ी गायब होने वाले रहस्य से पर्दा उठाया। दोस्तों के चेहरे पर डर की रेखाएं साफ दिखने लगी थीं। काफी सोच विचार करने के बाद हम लोगों ने तय किया कि ये बात हम चारों के बीच ही रहेगी। इस घटना का जिक्र किसी और से ना किया जाए, क्योंकि पहली बात, गांव के लोग पहले ही इस स्कूल परिसर के आसपास इस तरह की घटना पर विश्वास करते आ रहे हैं। इससे उनका विश्वास पक्का हो जाएगा और अपने अंधविश्वास के चलते वो लोग स्वाभाविक रूप से भूत प्रेत के अस्तित्व पर यकीन करने लगेंगे। इसलिए इससे गांव में दहशत फैलने में वक्त नहीं लगेगा। या फिर दूसरी बात हो सकती है, हमें डराने के लिए किसी ने कोई शरारत की हो, और अगर ऐसा हुआ तो हम सब
बस एक मजाक का पात्र बनकर रह जाएंगे। कोई भी कदम उठाने से पहले घटना की हकीकत समझना ज़रूरी है। घटना की हकीकत समझने के लिए अगली रात हम लोग पूरी तैयारी से बैठे। अन्य दिनों की तरह ही हमने खिड़की खोल दी। रोशनी की कमी को पूरा करने के लिए लालटेन की संख्या बढ़ा दी। जैसे ही मैंने बीड़ी जलाई, खिड़की से वो हाथ फिर अंदर आया। हम सबकी निगाहें खिड़की के बाहर खड़े उस आदमी के चेहरे पर जम गई। काले खुरदुरे चेहरे के बीच उसकी जलती हुई आंखों को देखकर हमारे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। रोंगटे खड़े हो गए। मेरे एक दोस्त ने टॉर्च उठा ली, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया, जिसके बाद वो आंखों में जलती हुई रोशनी लेकर वो आदमी, या यूं कहे तो वो जिन्न, बीड़ी लेकर वहां से चला गया। और ये घटना रोजाना दोहराने लगी। मगर वो जो भी था, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। बस बीड़ी लेकर वहां से चला जाता था। मगर हम हैं तो इंसान ही, डर हमें भी लगता है। जिसके कुछ दिनों बाद हमने वो जगह छोड़ दी और फिर सब कुछ सही हो गया। मगर वो क्या था, ये आज भी एक रहस्य है। और गांव वाले आज भी उस स्कूल परिसर के आसपास रात में नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। उस भरी दोपहर जब अनिमेष अपने घर पर सोया हुआ था, तभी अचानक ही उसका फोन बजने लगा। अनिमेष ने मोबाइल देखा तो गांव से उसके चाचा जी का फोन था। इतने दिनों के बाद अपने चाचा जी का फोन देखकर अनिमेष काफी खुश हुआ। उसके फोन उठाते ही चाचा जी ने कहा, अनिमेष, कितने दिन हो गए रे, तुझे देखा नहीं। मेरी तबीयत बहुत खराब है। मरते मरते एक बार तुझे देखना चाहता हूं। इससे पहले कि अनिमेष कुछ बोल पाता, फोन अपने आप ही कट हो गया। अनिमेष ने दोबारा फोन मिलाने की कोशिश भी की, मगर दोबारा फोन लगा नहीं। अनिमेष ने सोचा, एक बार गांव होकर आएगा तो अच्छा रहेगा। वैसे भी ऑफिस में अभी 5 दिनों की छुट्टी थी। लिहाजा अनिमेष ने फटाफट अपना सामान बांधा और निकल पड़ा बस स्टैंड की तरफ। बस स्टैंड पहुंचकर अनिमेष अपने गांव जाने वाली बस में बैठ गया। थोड़ी देर पहले तक जिस आसमान में सूरज का प्रकोप था, वहीं अब काले काले बादल छाने लगे थे। दिन के वक्त ही रात जैसा लगने लगा था। कुछ ही देर में बस खुली। मन ही मन में अनिमेष थोड़ा परेशान भी था। खैर, कुछ ही देर में शाम हो गई। अनिमेष का गांव अभी भी बहुत दूर था। दरअसल अनिमेष को अपने चाचा जी से ज्यादा लगाव इसलिए था क्योंकि बचपन में ही अनिमेष के मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद उसके चाचा जी ने ही उसे पाला था। अनिमेष के प्यार में कोई कमी ना रहे, इसलिए उन्होंने शादी भी नहीं की। मतलब कुल मिलाकर अनिमेष के चाचा ही उसके मम्मी पापा हैं। रात के तकरीबन 8:45 बजे अनिमेष की बस उसके गांव के बस स्टॉप पर रुकी। जब अनिमेष बस से उतरा, तब एक बार को तो उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही जगह पर उतर गया हो। खैर, उसने सोचा कि वो 6 सालों के बाद अपने गांव आ रहा है, तो शायद इसलिए ऐसा लग रहा होगा। अनिमेष ज्यादा कुछ ना सोचते हुए अपने गांव की ओर बढ़ने लगा। अनिमेष का गांव 6 सालों में जरा भी नहीं बदला था। ना तो पक्की सड़कें बनी थीं और ना ही लाइट की कोई व्यवस्था थी। कच्ची सड़क पर फैले उस कीचड़ से ये साफ था कि यहाँ थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है। रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, एक कुत्ता तलक भी दिख नहीं रहा था। रास्ते पर फैले कीचड़ में जब अनिमेष का पैर पड़ता तो एक आवाज पैदा होती
वही आवाज उस माहौल की खामोशी को तोड़े जा रही थी। आसमान में अभी भी काले बादलों का जमावड़ा था। किसी भी पल बारिश शुरू हो सकती थी। उस मैदानी रास्ते पर अनिमेष अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई। अनिमेष। ये आवाज उसके चाचा की थी। अनिमेष ने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन उसके चाचा उसे कहीं पर भी नहीं दिखे। अनिमेष ने सोचा शायद खुशी के मारे उसके कान बजे होंगे। यही सोचकर अनिमेष आगे बढ़ने लगा। अनिमेष अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अनिमेष ने आसपास देखा, मगर वहां ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसके नीचे अनिमेष अपना सिर छिपा सके, सिवाय एक नीम के पेड़ के, जो कि उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। अनिमेष भागकर उस पेड़ की ओर जाने लगा। बारिश में आधा भीग चुका अनिमेष जब उस पेड़ के पास पहुंचा, तब बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई। खैर अनिमेष ने राहत की सांस ली। अनिमेष वहां खड़े खड़े इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर उससे कुछ ही दूरी पर खड़े एक आदमी पर गई। हालांकि वहां अंधेरा काफी ज्यादा था, मगर फिर भी धुंधली सी रोशनी में इतना दिख रहा था कि वो आदमी अनिमेष को हाथ का इशारा करके अपनी ओर बुला रहा था। अनिमेष को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी है कौन, और बारिश में भीगकर अनिमेष को बुलाने के बजाय खुद उसके पास क्यों नहीं आ रहा। इसी ख्याल में खोया अनिमेष अभी उस आदमी को देख ही रहा था कि तभी जोर से बिजली कड़की, जिसकी तेज रोशनी में अनिमेष ने देखा कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके चाचा जी हैं। अनिमेष भागकर बारिश की परवाह किए बगैर अपने चाचा जी के पास जाने लगा, मगर जैसे ही अनिमेष अपने चाचा जी के पास पहुंचा, तभी एकदम से उसके चाचा जी कहीं गायब हो गए। ये देखकर अनिमेष पहले तो बहुत डर गया, मगर फिर उसने सोचा शायद चाचा जी से मिलने की खुशी में उसे बार बार वहम हो रहा है। अब अनिमेष पूरी तरह से भीग चुका था, इसलिए उसने इसी बारिश में चलने का फैसला किया। बारिश बहुत तेज थी, जिस वजह से सामने का कुछ भी साफ साफ दिख नहीं रहा था। चलते चलते अभी अनिमेष आगे बढ़ ही रहा था कि तभी किसी चीज से अनिमेष का पैर टकराया और वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उसने उठकर पीछे देखा, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे अनिमेष का पैर टकराए। अनिमेष को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ आज हो क्या रहा है। परेशान होकर अनिमेष वापस से आगे बढ़ने लगा। जैसे तैसे अनिमेष अपने गांव पहुंचा। काफी रात हो जाने की वजह से पूरा गांव सो चुका था। ऊपर से इतनी तेज बारिश में कौन बाहर घूमेगा। खैर अनिमेष अपने घर के पास गया और दरवाजा खटखटाने लगा। थोड़ी देर तक दरवाजा पीटने पर दरवाजा खुला तो सामने अनिमेष के चाचा खड़े थे। इतने सालों के बाद अनिमेष को देखकर उसके चाचा की आंखें भर आईं। उन्होंने अनिमेष को अपने गले से लगा लिया, मगर जैसे ही अनिमेष अपने चाचा के गले लगा, तब उसे एहसास हुआ कि उसके चाचा का बदन बर्फ की तरह ठंडा है। अनिमेष को थोड़ा अजीब तो लगा, मगर फिर उसने सोचा कि शायद उसका शरीर भींगा हुआ है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा होगा। खैर अनिमेष के चाचा उसे अंदर ले गए और अनिमेष को बोले, तू कपड़े बदल ले, मैं खाना लगाता हूँ, और हाँ, बालों को अच्छे से पोंछना वरना सर्दी लग जाएगी। इस पर अनिमेष बोला, क्या चाचा, अब मैं बच्चा नहीं रहा। तो चाचा ने कहा, मेरे लिए तू अभी भी बच्चा ही है, जा जल्दी
कपड़े बदल। फिर अनिमेष अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगा। कपड़े बदलकर जब अनिमेष कमरे से बाहर निकला तब उसके चाचा हॉल में खाने की तैयारी कर रहे थे। अनिमेष ने अपने चाचा का हाथ बटाने की कोशिश भी की, मगर उसके चाचा ने उसे कुछ करने ही नहीं दिया। फिर खाना लगाकर दोनों चाचा भतीजा खाने बैठ गए। तभी अनिमेष ने पूछा, पर चाचा, आपकी तबीयत खराब थी ना? तो अनिमेष के चाचा ने कहा, खराब थी, पर तुझे देख लिया ना, अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अनिमेष, एक काम करेगा? खाना खा के आज तू मेरे साथ मेरे कमरे में ही सो जाना, बस आज भर के लिए। इस पर अनिमेष बोला, हाँ, क्यों नहीं। फिर वो दोनों खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त अनिमेष ने एक बात पर गौर किया कि उसके चाचा की आंखें अभी भी नम हैं, जिसका जिक्र करते हुए अनिमेष ने पूछा, चाचा, आप अभी भी क्यों रो रहे हैं? इस पर अनिमेष के चाचा ने अपनी नम आंखों को छिपाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खाना ठीक बना है ना। वो क्या है कि अब उम्र हो गई है, शरीर में उतनी ताकत नहीं रही, थोड़ा 19-20 हो सकता है, बाकी मैं खाना बड़ा अच्छा बनाता हूँ। इस पर अनिमेष बोला, सच में खाना आप बड़ा अच्छा बना लेते हैं। फिर दोनों ने अपना अपना खाना खत्म किया और हाथ मुंह धोकर दोनों एक ही कमरे में जाकर लेट गए। नींद ना तो अनिमेष को आ रही थी और न ही उसके चाचा को। दोनों आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। बातों ही बातों में अनिमेष के चाचा बोले, अच्छा अनिमेष, अगर किसी दिन मैं मर गया तो? इस पर अनिमेष ने भड़कते हुए अपने चाचा से बोला, चाचा, ये क्या बोल रहे हैं आप, फालतू बात नहीं। बात करते करते कब अनिमेष की आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तब उसके चाचा बगल में नहीं थे। अनिमेष ने उठकर अपने चाचा को आवाज लगाया, मगर बदले में उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा शायद उसके चाचा बाथरूम में या फिर किसी दूसरे कमरे में होंगे। उसने उठकर घर के सारे कमरों को तलाशा, मगर उसके चाचा उसे कहीं नहीं मिले। उसने बाथरूम में भी देखा, मगर चाचा जी कहीं नहीं थे। पूरे घर में अपने चाचा को कहीं भी ना पाकर अनिमेष थोड़ा परेशान हो गया और अपने चाचा को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल गया। वो जैसे ही घर से बाहर निकला कि उसकी नजर गांव के चौपाल पर बैठे रहीम दादा पर गई। उसने सोचा शायद रहीम दादा को पता होगा। यही सोचकर अनिमेष रहीम दादा के पास गया और बोला, दादा, ये चाचा जी को देखा है क्या आपने? मिल नहीं रहे हैं। इस पर रहीम दादा ने एक नजर अनिमेष को अच्छे से देखा और फिर बोले, अनिमेष, तुम कब आए? और अजय की बात कर रहे हो तुम? उसको मरे तो हफ्ता भर होने को है। इस पर अनिमेष रहीम दादा पर एकदम से भड़क गया और बोला, ये क्या फालतू बकवास कर रहे हैं आप? मगर जब वहां 3-4 लोग और आ गए तब उन्होंने भी वही कहा और साथ ही बताया कि दरअसल एक दिन खेत में काम करते वक्त अजय यानी अनिमेष के चाचा के ऊपर बिजली गिर गई थी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गांव वालों ने अनिमेष को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर वो लोग नहीं कर पाए और उसके चाचा की लाश को जला दिया गया। ये सब सुनकर अनिमेष फूट फूट कर रोने लगा और फिर उसे उसके चाचा जी कभी नहीं दिखे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।